तो भाई जैसा कि तुम जानते ही होगे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडिया की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, जिसपे आपने बहुत सारा प्यार दिया था, भरपूर भैया मोहब्बत दी थी और 90% लोग ऐसे थे जो मेरी उस प्लेइंग 11 से एग्री कर रहे थे। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा भैया मामला अलग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं करंट इंडिया टीम को एनालाइज करते हुए ये बताने वाला हूं कि इस टीम की 5 स्ट्रेंथ क्या है जिसके भरोसे हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 जीतेंगे ही जीतेंगे। और सेम टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि करंट इंडियन टीम की ही 5 ऐसी वीकनेस क्या है जो कहीं ना कहीं हमारे सपने का रोड़ा बन सकती है, जो हमारे एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के जीतने के रास्ते में आ सकती है। तो वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम क्या बिगड़ेगा भैया, बारिश हो रही है बढ़िया, लेकिन जो भी कहो मजा आने वाला है तुम्हें। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे आपको 5 स्ट्रेंथ बताने वाला हूँ, 5 वीकनेस बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। देखो, जब मैं इस करंट इंडियन टीम की स्ट्रेंथ के बारे में सोच रहा था ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में हिट किया वो ये था कि इस वक्त पे इंडियन टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र जडेजा की। ये दोनों ही ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनके बारे में आप कह ही नहीं सकते कि ये ज्यादा अच्छे बॉलर हैं या ज्यादा अच्छे बैट्समैन हैं। मतलब हार्दिक पांड्या इस वक्त पे कहीं ना कहीं ऐसे प्योर बॉलर बन चुके हैं जिनसे आप कितने भी ओवर डाल सकते हैं, जिनसे आप शुरुआत में बॉलिंग करा सकते हैं या कहीं भी करवा सकते हैं। और वहीं पे जडेजा जो हैं वो तो जाहिर सी बात है प्योर बॉलर तो हैं ही हैं, लेकिन सेम टाइम पे बैटिंग में जो उनके भैया क्या कहते हैं उसको अपग्रेडेशन हुआ है समय के साथ, वो लाजवाब है। बंदा प्योर बैट्समैन बन चुका है और ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के अंदर खासकर वो बंदा आउट ही नहीं होता है जब तक बहुत मारपीट करने की नौबत ना आ जाए। और वहीं पे हार्दिक पांड्या के साथ भी सेम केस है। भले ही थोड़ा सा हार्दिक पांड्या की बैटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, थोड़ा सा धीरे रख के खेलने लगे हैं, लेकिन ओडीआई में कहीं ना कहीं उसी हार्दिक पांड्या की ही तो जरूरत है। और हार्दिक पांड्या ने वक्त पे यह भी बताया है कि जरूरत पड़े तो ऐसा थोड़ी है कि चौके छक्के लगाना भूल गए हैं। इसीलिए मुझे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस समय इंडियन टीम की लगती है, जो कि कई भैया बाहर के विपक्षी देशों का भी मानना है कि हां यही इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी कि इंडिया के पास बहुत ही शानदार ऑलराउंडर्स हैं। और किसी भी टीम में जब अच्छे ऑलराउंडर्स होते हैं ना, तो भाई बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बॉलिंग में जरूरत पड़े बॉलिंग करवा लो, बैटिंग में जरूरत पड़े बैटिंग डलवा लो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो 2 ऑलराउंडर्स हैं यही इंडियन टीम को मजबूत करते हैं, यही इंडिया की साइड को एक बैलेंस साइड बनाते हैं। अब बात करें अगर दूसरी स्ट्रेंथ की, तो वो ये है कि देखो अक्सर इंडियन टीम पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि इंडिया के पास कभी अच्छे पेसर्स नहीं होते हैं। मतलब अगर होते भी हैं तो उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे बाकी देशों के पास हैं, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें या चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। यानी कि कुल मिला के ये इल्जाम लगते हैं कि उस तरीके की पेस बैटरी नहीं होती है जैसी बाकी देशों में है, उतनी स्पीड में डालने वाले बॉलर नहीं होते हैं जैसे बाकी देशों में हैं। लेकिन इस बार इंडियन टीम की ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि जो भी हमारे मेन पेसर्स हैं, चाहे सिराज कह लें, चाहे बुमराह कह लें, चाहे शामी कह लें, ये तीनों ही बॉलर्स ऐसे हैं जो अच्छी खासी स्पीड में बॉलिंग कराते हैं। और ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये स्पीड में बॉल डालना नहीं जानते हैं, बल्कि स्पीड के साथ साथ ये स्विंग कराना भी जानते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही बॉलर्स ऐसे हैं जिनसे आप कहीं पे भी बॉलिंग करवा सकते हैं। शुरुआती ओवर डलवाने हैं, शामी बुमराह सिराज तीनों यस सर कहेंगे। बीच में डलवाने हैं, तीनों यस सर कहेंगे। डेथ में डलवाने हैं, तीनों ही शानदार बॉलिंग कराते हैं, तो वहां भी यस सर कहेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। देखो जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं ना, तो आपके हिसाब से अगर आपके दिमाग में इस करंट इंडियन टीम को देखते हुए कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेस हिट कर रही है तो कमेंट में लिखते जाइएगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि तीसरी स्ट्रेंथ क्या है। पर वो ये तीसरी स्ट्रेंथ है हमारी टीम के स्पिनर्स, जो कि कहीं ना कहीं कुलदीप यादव और जडेजा के भरोसे टिकी हुई है। लेकिन टिकी हुई है ये कहना सही नहीं होगा भैया, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार होने वाला है भारत को एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 जिताने का। क्योंकि देखो भारत जो जाना जाता है ना, वो पेसरों से ज्यादा स्पिनर्स ले जाना जाता है। और भैया वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्पिन फ्रेंडली जो पिचेस होंगी वो ज्यादा होंगी। इसीलिए जडेजा और कुलदीप यादव का जो रोल होने वाला है वो काफी बड़ा होने वाला है।
है, इसलिए स्ट्रेंथ ये ऐसे बन जाती है कि इस वक्त पे कुलदीप यादव और जडेजा जो हैं वो अपनी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म से गुजर रहे हैं। जडेजा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेके आए हैं अपने पूरे करियर में, किसी सीजन में 20 विकेट चटका के आए थे, मस्त बॉलिंग करा रहे थे, जबकि वो टी20 के उतने स्पेशलिस्ट माने भी नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद करा के आए थे। और सेम टाइम पे कुलदीप यादव ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से कमबैक किया है, हाल ही में वेस्टइंडीज सीरीज में जहां कोई भी बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करा पा रहा था, लेकिन कुलदीप यादव जो थे वो हर मैच में इंप्रेस कर रहे थे। उनकी बॉलिंग को देख के ये फील आ रहा था कि भाई बैट्समैन की फट रही है, बैट्समैन नहीं समझ पा रहे कैसे फेस करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुलदीप यादव और जडेजा की जो जोड़ी होने वाली है ना, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होने वाली है और इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा, जैसा मैंने कहा, भारत को एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 जिताने में। किस किस को ये लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, वरना मैंने आपसे कह ही रखा है कि जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके दिमाग में आ रही है कमेंट में लिखते जाइएगा। बाकी अब देखते हैं क्या चौथी स्ट्रेंथ। चौथी स्ट्रेंथ का जिक्र तो मैंने अभी कर दिया कि ये जो वर्ल्ड कप होना है, इंडिया में होना है, तो जाहिर सी बात है होम कंडीशन का फायदा मिलेगा। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, भारत जीत गया था। अब फाइनली भैया 2023 में जाके फिर से वर्ल्ड कप हमारे घर आया है। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ ये टूर्नामेंट हमारे घर ना आया हो, बल्कि वो जो ट्रॉफी है वो भी हमारे घर आए। और जो मैंने पिछला पॉइंट बताया था ना जडेजा और कुलदीप यादव वाला, तो उसका फायदा एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये वर्ल्ड कप हमारे घर में हो रहा है। बाकी अब आपको बताता हूं आखिरी और पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। तो भैया जब बात आ चुकी है आखिरी स्ट्रेंथ के बारे में, तो आखिर हम उस प्लेयर को कैसे भूल सकते हैं जो सालों तक इस टीम की स्ट्रेंथ रहा है, और इस बार भी इंडियन टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वही होने वाला है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली के बारे में। देखो, स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है कि विराट कोहली हमारे पास हैं, स्ट्रेंथ असल में ये है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से विराट कोहली फॉर्म में आए हैं, ये असल में हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। चाहे टी20 में बात कर लें, चाहे टेस्ट में बात कर लें, और खासकर ओडीआई में बात कर लें, तो विराट भैया ने जिस तरीके से फॉर्म पकड़ा है, हर टीम की फटी हुई है। हर देश बस यही प्लानिंग कर रहा है कि भैया बाकियों को तो संभाल लेंगे, लेकिन विराट कोहली को कैसे निपटाना है, क्योंकि विराट कोहली को निपटा लिया तो टीम हमारी आधी हो जाएगी। तो कुल मिला के मतलब आसान भाषा में ये कहना चाहता हूं कि अगर विराट भैया टिके हुए हैं तो हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली अपने आप में ही, ये फॉर्म वाले विराट कोहली अपने आप में ही इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। वैसे जो मैंने पांचों स्ट्रेंथ आपको बताई, उसमें से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको कौन सी लगती है इंडियन टीम की, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है मैंने कोई स्ट्रेंथ मिस कर दी है तो भैया जैसा मैंने कहा वो भी कमेंट बता देना। बाकी अब बारी आती है कि आखिर इंडिया की वीकनेस क्या है, उस पर नजर डालें। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वीकनेस तो फिलहाल यही है कि जितने भी प्लेयरों ने हाल ही में इंडियन टीम में रिटर्न किया है, उसमें से कई प्लेयर्स ऐसे हैं और कई बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंजरी से रिकवर होकर आए हैं। चाहे श्रेयस अय्यर की बात कर लें, चाहे केएल राहुल की बात कर लें, चाहे बुमराह की बात कर लें, या फिर चाहे सिराज की बात कर लें। अब अगर आप सोच रहे हैं मैंने सिराज का नाम क्यों लिया, तो सिराज भी हाल ही में रिकवर होकर आए हैं, कुछ दिन से एनसीए में मौजूद थे, फिलहाल वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन इंजरी प्रोन वो भी रहने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारत जब एशिया कप 2023 में जाएगा या वर्ल्ड कप 2023 में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रिस्क चलता रहेगा कि हमारे ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, अय्यर हो गए, राहुल हो गए, खासकर बुमराह हो गए, इनके साथ कोई भैया बकैती ना हो जाए, इनके साथ भैया कोई हुदियाब ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे कुछ भी करेगा या उसके साथ कुछ भी होगा तो नुकसान बहुत बड़ा इंडियन टीम को होगा। और यही मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी वीकनेस है कि कई ऐसे प्लेयर्स इंडिया की टीम में इस वक्त शामिल हैं जो बिल्कुल इंजरी से लौट रखे हैं। तो कोई भी प्लेयर जब इंजरी से जस्ट लौटा होता है ना, तो वो इंजरी प्रोन भी उतना ही हो जाता है। दूसरी वीकनेस मुझको ये लगती है कि जो मैंने अभी स्ट्रेंथ में बात करी थी ना, कि बुमराह हो गए, शामी हो गए, सिराज हो गए, ये तीनों ही ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पास स्पीड भी है और स्पीड के साथ साथ वेरिएशन भी है। और ये तीनों ही ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी सिचुएशन में बॉलिंग डाल सकते हैं, चाहे शुरुआत में, चाहे मिडल ओवर्स में, या फिर चाहे डेथ ओवर्स में। लेकिन वीकनेस इसी से रिलेटेड ये निकल के आती है कि ऐसी बहुत कम चांसेस हैं कि ये तीनों ही पेसर्स एक साथ इंडियन टीम में दिखेंगे, क्योंकि अगर ये तीनों साथ में खेलते हैं तो हमारे जो आखिरी के 4 प्लेयर्स होंगे बैटिंग लाइनअप में, वो ऐसे हो जाएंगे जिनको बैटिंग ना के बराबर आती है। चाहे कुलदीप कह लें, चाहे शामी कह लें, चाहे सिराज कह लें, या फिर
फिर चाहे बुमराह कह लें, क्योंकि ये कोई टी20 वर्ल्ड कप नहीं बल्कि ओडीआई वर्ल्ड कप है। देखो टी20 में फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी 8-10 बॉल खेलने लायक कोई बॉलर हो तो काम चल जाता है, लेकिन ओडीआई में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे इन बॉलर्स को 10, 12, 15 ओवर भी खेलने पड़ सकते हैं। अगर गलती से भी किसी मैच में थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो गया तो भैया 7वें 8वें नंबर के जो बॉलर्स होते हैं या कहें जो बैटिंग पोजीशन होती है 7वें 8वें नंबर की, उनको जल्दी बैटिंग करने आना होता है। 10-15 ओवर भैया वहां पे टिकना होता है, 80-100 रन की पार्टनरशिप करनी होती है, और ये जो क्वालिटी है बहुत कम हमें चारों के अंदर नजर आती है। जैसा मैंने कहा, चाहे कुलदीप की बात कर लें, चाहे शामी की बात कर लें, चाहे बुमराह की बात कर लें, चाहे सिराज की बात कर लें। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी वीकनेस होगी कि इन तीनों पेसर्स को एक साथ नहीं खिलाया जा पाएगा और शार्दुल ठाकुर को किसी ना किसी से रिप्लेस करा जाएगा ताकि थोड़ा सा बैटिंग वाला भी फैक्टर आ जाए। क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में वीकनेस है या फिर आंख बंद करके इन 3 पेसर्स को खिलाया जा सकता है? जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूं हमारी तीसरी वीकनेस क्या है। तो तीसरी वीकनेस वो है जिसके बारे में कई सारे इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स बात कर चुके हैं, कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात कर चुके हैं कि इंडिया के बैटिंग लाइनअप में लेफ्ट हैंडर्स की बहुत कमी है। देखो, होने को बैकअप के तौर पे कह लें तिलक वर्मा है, जरूरत पड़े तो अक्षर पटेल को खिला के थोड़ी सी बैटिंग कराई जा सकती है, उसके अलावा ईशान किशन भी हैं। लेकिन अगर हम मेन कोर स्ट्रेंथ वाली टीम बनाते हैं जिसमें रोहित शर्मा होंगे, गिल होंगे, कोहली होंगे, अय्यर होंगे, केएल राहुल होंगे, पांड्या होंगे और फिर जडेजा होंगे, तो इस बैटिंग लाइनअप में सिर्फ एक ही लेफ्ट हैंडर है हमारे बैट्समैन में, जो कि जडेजा हैं, जो कि एक तरीके से बॉलर या ऑलराउंडर हैं। तो मतलब कुल मिला के प्योर बैट्समैन कोई भी नहीं है लेफ्ट हैंडर अगर हम मेन टीम खिलाते हैं। अगर ईशान किशन, केएल राहुल को रिप्लेस कर लें तो वो अलग बात है, मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा खेल लें तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम मेन कोर टीम खिलाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स की कमी दिखाई पड़ती है। और जब बात आती है लेफ्ट हैंडर्स की तो इसी वीकनेस के अंदर मैं आपको एक और वीकनेस बता देता हूं कि जो हमारे पेसर्स भी हैं उसमें कोई भी ऐसा पेसर नहीं है जो कि लेफ्ट हैंड बॉलिंग कराता हो, यानी कि लेफ्ट आर्म पेस कराता हो। तो जो मिक्सचर होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, कमिंस आते हैं यहां से तो वहां से स्टार्क आ जाते हैं। जो कि पाकिस्तान के पास है, शाहीन अफरीदी आते हैं तो इधर से उसी के वाइस वर्सा नसीम शाह या फिर हारिस रऊफ आ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इंडियन टीम के पास नहीं है। भले ही तीनों पेसर्स अच्छे हैं या उसके बाद चौथे पेसर जो है शार्दुल ठाकुर वो भी ठीक ठाक हैं, लेकिन सारे के सारे जो हैं वो सब के सब राइट हैंड बॉलर हैं, जो अपने आप में इस इंडियन टीम में एक वीकनेस पैदा करती है। अब बात करें चौथी वीकनेस की, तो जहां हमारे पास ऐसे बैकअप के तौर पे बैट्समैन जरूर हैं जो अगर जरूरत पड़े तो मेन टीम में कोई बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन हैं, तिलक वर्मा हैं। इन्हें कोर टीम का भी हिस्सा तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड होता है, चाहे केएल राहुल कह लें, श्रेयस अय्यर कह लें या ऊपर भी कहीं कह लें, उम्मीद करते हैं ना हो, लेकिन इनकेस होता है तो फिर भी हमारे पास अच्छे बैकअप के तौर पे बैट्समैन हैं। लेकिन यही बैकअप हमारे पास बॉलरों में मौजूद नहीं है, खासकर स्पिनरों में। मेन स्पिनर हमारे जडेजा, कुलदीप यादव जो पहले मैच से देखने को मिलेंगे, लेकिन गलती से अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए कि तीसरा स्पिनर खिलाना पड़े या फिर किसी स्पिनर के साथ कोई अनहोनी हो जाए और एक बैकअप स्पिनर चाहिए हो, तो तब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है। जो कि अपने आप में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया के पास स्पिनर्स की कमी हो गई है, अच्छे स्पिनर्स की कमी हो गई है, विकेट टेकिंग स्पिनर्स की कमी हो गई है। मतलब अक्षर पटेल को हमारा तीसरा स्पिनर बना के भेजा है जो असल में स्पिन कराता ही नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाली बात है। इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी कहा था जहां मैंने इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 बताई थी कि मुझे अगर खिलाना ही होगा तो मैं अक्षर पटेल से पहले अश्विन को खिला लूंगा, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी। उल्टा अश्विन के पास एक्सपीरियंस भी है और भैया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर भले ही बताया है ना कि किस तरीके से भैया बैट्समैनों की मारी जाती है, खासकर जब मैचेस एशिया के अंदर हो रहे हो, तो वर्ल्ड कप भी जब एशिया के अंदर हो रहा है तो अश्विन मुझे लगता है कि अक्षर पटेल से तो काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत पॉइंट ये सोच के अक्षर पटेल को शामिल करा गया है कि जरूरत पड़े तो बैटिंग कराई जा सकती है, तो अश्विन भी उतनी बैटिंग तो कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि हमारी जो बॉलिंग होगी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और अक्षर पटेल सेम टू सेम नेचर वाले हैं जडेजा के, लेकिन अश्विन के साथ ये भी फायदा है कि भैया पूरे अपोजिट नेचर के हैं, ना ही कुलदीप यादव उनके नेचर के हैं, ना ही जडेजा उनके बॉलिंग नेचर के हैं। तो इसीलिए ये मुझको एक वीकनेस लगती है। अगर आप लोग भी एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करें अपनी पांचवी और आखिरी वीकनेस के बारे में, तो जैसा मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि ऐसे इस वक्त पे बॉलर्स नहीं है जो बैटिंग कर सकें, तो
तो यही वीकनेस एक और वीकनेस को जन्म देती है कि ऐसे इस वक्त पे बैट्समैन भी नहीं बचे हैं जो जरूरत पड़े तो पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकें। 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी यही थी कि भैया धोनी जो थे वो कई बैट्समैनों से बॉलिंग करा लेते थे, कभी सचिन से, कभी सहवाग से, कभी कोहली से, कभी रैना से, कभी यूसुफ पठान से, तो कभी युवराज सिंह से। भले ही युवराज सिंह को लोग ऐसा नहीं मानते थे कि भैया ये कोई प्योर बैट्समैन है, लेकिन इनको बॉलर बना दिया गया है। लेकिन जिसने क्रिकेट को 2005, 6, 7 के करीब से फॉलो करना शुरू किया होगा तो ये धोनी की कप्तानी की काबिलियत थी कि उन्होंने युवराज सिंह को उस तरीके से यूज किया, उस तरीके से ओवर दिए कि वो धीरे धीरे वन ऑफ द मेन बॉलर बनने लगे थे, लगातार उनको विकेट मिलने लगे थे। धोनी उनको इस जगह पे ओवर दे रहे थे, इस सिचुएशन में ओवर दे रहे थे जहां पे उनकी बॉलिंग का बेस्ट यूज किया जा सके। वरना मुझे लगता है अगर धोनी की जगह उस वक्त पे कोई और कप्तान होता तो शायद युवराज सिंह को वर्ल्ड कप में कह लें या उसके आसपास के एरा में कह लें, उस तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया होता जिस तरीके से धोनी करते थे। धोनी से पहले भी युवराज सिंह तो थे ही ना, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि वो वन ऑफ द मेन बॉलर्स बन के खेल रहे हो? ये सोच की टीम उतारी जा रही हो कि युवराज है वो तो 10 ओवर डालेगा ही डालेगा। भाई युवराज को छोड़ो, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में धोनी ने रैना से ना जाने कितने इंपॉर्टेंट मैचेस में कितने क्रूशियल ओवर डलवाए हैं और रैना ने बकायदा विकेट चटकाए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक कमी हमें करंट टीम में देखने को मिलती है कि अगर जरूरत पड़े भैया बाकी हमारे मेन बॉलर्स पिट रहे हो तो बीच में आके फिलर का काम नहीं कर सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि हम कई मैचेस में मजबूर हो जाते हैं कि भैया यही बॉलर हैं, इन्हीं से फिकवाना पड़ेगा। हाल ही में रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वहां पे भी उन्होंने कहा था कि हम ओवरनाइट भैया ऐसे बैट्समैन तो बना नहीं सकते जो बॉलिंग कर सकें, लेकिन जरूरत पड़े तो शर्मा और कोहली जो हैं वो अपने थोड़ा आर्म को रोल ओवर करेंगे और बॉलिंग करने चले जाएंगे। जबकि हम सब जानते हैं वो मजाक कर रहे थे, जरूरत पड़ने पे भी अब रोहित शर्मा कोहली बॉलिंग नहीं डालते हैं, वो तब डालते हैं जब मैच पूरे तरीके से जीत गए हों और थोड़े से मजे लेने हों। लेकिन धोनी भाई ने रोहित शर्मा से और कोहली से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन में बॉलिंग कराई है और बकायदा विकेट निकलवाए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा अभी फिलहाल ऐसा नहीं होता है, जो मुझे लगता है अपने आप में इंडिया की एक बड़ी वीकनेस बन सकती है, क्योंकि ऐसे कई ऑप्शंस बाकी टीमों में अवेलेबल हैं कि जरूरत पड़े तो कई लोग भैया बॉलिंग करा सकते हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने आपसे पूछा कि जितनी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने आपको बताई उसमें से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस आपको क्या लगती है? और अगर मैंने यहां पे कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस मिस कर दी है तो भैया जो भी ये वीडियो देख रहा है आप में से हर किसी को एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस भैया बतानी ऑप्शन नहीं है, हर किसी को एक स्ट्रेंथ करंट इंडियन टीम में और एक वीकनेस बतानी है। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।